चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ कैटेगरी नंबर 5, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, नॉट द सर्विसेज विच आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। इनकी आउटपुट सर्विसेज की बात हो रही है, इनकी इनपुट सर्विसेज की बात नहीं हो रही। तो इनकी आउटपुट सर्विसेज में कौन सी एंट्रीज कौन सी सर्विसेज को एग्जाम कर देती है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2019, वो तो हम देख ही लेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको हल्का सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, थोड़ा सा डराना चाहूँगा, क्योंकि जब आप डरेंगे तो शायद अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए एंट्रीज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन एंड सो फोर्थ, देर आर मल्टीपल एंट्रीज जो कि मल्टीपल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट उनको एग्जाम कर जाती हैं। बट इसमें 4 एंट्रीज हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं, एंट्री नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 4 एंट्रीज हैं ये खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये जिन भी सर्विसेज को एग्जाम कर जाती हैं, इन चारों एंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग एरियाज हैं। कुछ सर्विसेज पे एंट्री नंबर 6 भी लगेगी, एंट्री नंबर 8 भी लगेगी, एंट्री नंबर 9 भी लगेगी, एंट्री नंबर 5 भी लगेगी। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेब बन जाता है कि कौन से केस में एग्जाम्शन मिलेगी, कौन से केस में नहीं मिलेगी। एंड अपने आप में ये तो आसान था ही नहीं 6, 7, 8, 9 का वेब। उसके साथ साथ टू टॉप इट ऑल, कुछ केसेस में जहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली इन स्पाइट ऑफ एंट्री 6, 7, 8, 9, उन केसेस में रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 5 और 5A ऑफ द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन। तो जब एग्जाम्शन नहीं मिलती आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रिवर्स चार्ज लगेगा या फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो हमें टोटल 6 एंट्रीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेब बना देंगी हमारे लिए, एंट्रीज नंबर 6, 7, 8, 9 एंड उसके साथ साथ एंट्रीज 5 एंड 5A ऑफ द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन। बट हमेशा की तरह एक छोटा सा सॉल्यूशन निकल के आता है जब भी चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेट हों, चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हमने निमोनिक्स डेवलप करे, चार्ट्स डेवलप करे चीज़ों को समझने के लिए, लर्न करने के लिए एज एंड वेन रिक्वायर्ड। हम इस चैप्टर में भी सिमिलर चीज़ करने वाले हैं और आपके लिए वो जो मेहनत वाला काम था चार्ट बनाने का वो मैंने कर रखा है। आपको बस चार्ट नोट डाउन करना है और उसको लर्न करना शुरू करना है। तो लर्न करना शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि चार्ट ऑथेंटिक है, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। साथ साथ मैं आपकी मैचिंग करवा देता हूँ, उसके बाद आप चार्ट को लर्न करना शुरू करिएगा और क्लास खत्म होने के बाद वो 1/4 रूल जो कि आप हर क्लास के बाद फॉलो कर रहे हैं अभी भी फॉलो करिएगा और क्लास के बाद ही, क्लास के साथ साथ ही सारे प्रोफेशंस को लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए पहले मार्किंग कर लेते हैं एंट्री नंबर 6, 7, 8 और 9 की, कि इनसे कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं। और मैंने जो आपको एक चार्ट यहाँ पे दिखा रखा है, ये बड़ा सा चार्ट, इस चार्ट में कैसे कैसे कौन सी चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो ऐसा करते हैं, मार्किंग चालू करते हैं। एंट्री नंबर 6 पढ़ना शुरू करते हैं। सर्विसेज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने या फिर लोकल अथॉरिटी, 4 लोग, इन चारों में से किसी ने भी कोई भी सर्विसेज दी हैं, वो एंट्री नंबर 6 के थ्रू क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी कि सारी सर्विसेज आपकी जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, दे विल बी एग्जेम्प्टेड, बट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, ये टैक्सेबल हो जाएंगी। इनके अलावा जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, दे विल स्टैंड एग्जेम्प्टेड। ठीक है जी। एक्सेप्शंस देखते हैं क्या क्या थी। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विसेज, इन 4 में से किसी भी तरीके की अगर सर्विस प्रोवाइड करी है पोस्टल डिपार्टमेंट ने, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, मतलब सप्लायर ये होना चाहिए जहाँ पे सप्लायर ने पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू इन 4 में से कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करी है इन लोगों के अलावा किसी भी इंसान को, उस केस में आप एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंट्री नंबर 6 का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, इतनी चीज़ें एक बार मार्क कर लें चार्ट में। देखिए मैंने बेसिक चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बना रखा है। यहाँ पे आपकी 6 एंट्रीज समराइज होने वाली हैं। समरी ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर एंट्रीज 5 और 5A, अभी नोटिंग मत करिएगा, अभी बस देख लीजिए, सब कुछ क्रॉस चेक कर लेते हैं, सब परफेक्ट है, सब सही है, उसके बाद नोटिंग करने के लिए अलग से मैं आपको टाइम दे दूंगा। तो ये है समरी ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर एंट्रीज 5 एंड 5A ऑफ द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन एंड एग्जेम्पशन अंडर एंट्रीज 6, 7, 8, 9 ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विच इज 12/2017। अब यहाँ पे हम देखने किस चीज़ को वाले हैं, उन सर्विसेज को जो भी प्रोवाइड करी है CG ने, SG ने, UT ने या फिर LA ने। UT मतलब यूनियन टेरिटरी, LA मतलब लोकल अथॉरिटी। CG SG आपको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं होगी, आई होप सो। और इन्होंने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उनको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में समराइज करा गया है, इस चार्ट में समराइज करा गया है। तो देखिए 4 टाइप की सर्विसेज की मैंने कैटेगरीज बनाई। पहली है सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज। दूसरी ये 2 सर्विसेज हैं। तीसरी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है। एंड लास्टली जो भी सर्विसेज पिछले 3 में कवर नहीं हुई वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी। और इन सर्विसेज पे कब एग्जेम्पशन है, कब एग्जेम्पशन नहीं है, और जब एग्जेम्पशन नहीं है तब कब फॉरवर्ड चार्ज है, कब रिवर्स चार्ज है, सब कुछ आपको समराइज मिलेगा इस वाले चार्ट में। 6 एंट्रीज आप लर्न कर जाएंगे अगर इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर जाते हैं तो, और कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है पेपर के लिए।
तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इनकी सर्विसेज को हमने कैटेगराइज करा दो पार्ट्स में। पहला वो 4 सर्विसेज जो कि नीचे अभी हमने एंट्री 6 में पढ़ी थी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विसेज। चारों के बारे में डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में एनालिसिस में, लेकिन अभी आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए ये चारों सर्विसेज एंड बाकी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोस्टल डिपार्टमेंट। अगर कोई और सर्विस है वो एक्सेप्शन में नहीं आई थी, विच इज़ वाई हम सीधा बोल सकते हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी वाइड एंट्री नंबर 6। वाइड मतलब थ्रू एंट्री नंबर 6। बट अगर ये 4 हैं, इन 4 में हमें फर्दर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ये सर्विसेज प्रोवाइड तो किसने करी हैं, CG SG UT LA ने, लेकिन किसको प्रोवाइड करी हैं वो एक बार देख लीजिए। प्रोवाइड अगर आपने कर दी है CG SG या फिर यूनियन टेरिटरी को, दे विल स्टिल बी एग्जाम्ड अंडर एंट्री नंबर 6। क्यों? अभी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करी। एक्सेप्शन में क्या लिखा था? ये वाली सर्विसेज, चारों सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर दैन दीज 3। इनके अलावा किसी भी इंसान को अगर हमने प्रोवाइड करी है, एंट्री नंबर 6 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। और मजे की बात, 7, 8, 9 उन एंट्रीज में भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विच इज़ वाई मैंने समराइज करके आपको यहाँ पे बता दिया, दीज आर नॉट एग्जेम्प्ट हेंस टैक्सेबल। और क्योंकि ये रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन में भी नहीं आती, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली लिख के प्रोवाइड कर दिया, ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम मार्क कर सकते हैं कि हमने क्रॉस चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। ये वाला पॉइंट वेरीफाई कर लिया, ये वाला पॉइंट वेरीफाई हमने कर लिया है। और ये इसको मैं वेरीफाई मार्क कर रहा हूँ। आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो हमने वेरीफाई नहीं करा, हो सकता है एंट्री नंबर 7, 8, 9 वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाए इस पर्टिकुलर सर्विस को, जो भी किसी और इंसान को प्रोवाइड करी गई थी, ये वाली सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। या फिर एंट्री नंबर 5 और 5A के अंदर रिवर्स चार्ज आ जाए, आपने गलत लिख रखा हो फॉरवर्ड चार्ज। तो इस चीज़ को टिक ही मार्क करते हैं, क्योंकि अगर ये एंट्री नंबर 5 या 5A में कवर हो जाएगी रिवर्स चार्ज के लिए, तो हमें वापस आना पड़ेगा ना उस चीज़ को मार्क करने के लिए। ये चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, तब मार्क कर लेंगे। और एंट्री नंबर 7, 8, 9 रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन के अलावा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में एंट्री नंबर 7, 8, 9 अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है वहाँ पे कवर हो रही हो ये वाली सर्विस, तो अगेन मार्क करने के लिए वापस यहाँ पे आना तो पड़ेगा ना। उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि हमने सही करा है फिर गलत करा है। अभी के लिए मान के चलिए सही मार्क कर रखा है, कोई गलती नहीं निकल के आएगी यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई इन तीनों चीज़ों को मार्क करने की। हमने क्रॉस चेक कर लिया है, प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लिया है दैट एंट्री 6 में जो भी लिखा था वो सब सही लिखा है हमने चार्ट के अंदर। ठीक है, एंट्री 6 में आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। पोर्ट मतलब वो जगह जहाँ पे वेसल्स आपकी पार्क होती हैं, और एयरपोर्ट वो जगह जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, लैंड होते हैं। तो इनके अंदर, इन जगहों के अंदर या फिर इन जगहों के बाहर, प्रीसिंक्ट्स मतलब इनकी जो लोकल बाउंड्रीज हैं जहाँ पे सिचुएटेड है, उस प्लेस के अंदर, उस प्लेस के बाहर, अगर इनके रिस्पेक्ट में कोई भी सर्विसेज आपने ली हैं सरकार की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी बॉडी से, तो वो सर्विसेज भी आपकी एक्सक्लूजन में फॉल करने की वजह से एग्जेम्प्ट नहीं होने वाली अंडर एंट्री नंबर 6। तो ये भी एक्सक्लूजन में आ गई। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक बार देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ये दोनों ही सर्विसेज सीधा सीधा आपको बता दी गई एक्सक्लूजन में आ जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंट्री नंबर 6 में तो एग्जाम नहीं होने वाली, हो सकता है 7, 8, 9 इनमें से कहीं पे हो जाती, बट मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे भी नहीं होती, विच इज़ वाई हम क्या मार्क कर लेते हैं। देखिए, सेकंड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज मैंने यहाँ पे बनाई। पहली तो थी पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज, जिसको हमने पूरा डिटेल में एनालाइज कर लिया है। इसके अलावा कोई एनालिसिस नहीं निकल के आएगा किसी भी और एंट्री के थ्रू, विच इज़ वाई उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी बात करते हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ये दोनों ही सर्विसेज जो हैं, दीज आर नॉट एग्जेम्प्ट अंडर एनी एंट्री। एंट्री नंबर 6 से तो एक्सक्लूजन से बाहर हो ही गई थी, और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ एंट्री नंबर 7, 8, 9 कहीं पे भी कवर नहीं होगी। अगर आपको डाउट होता है तो एंट्री नंबर 7, 8, 9 अभी से 5 मिनट के अंदर हम पढ़ ही लेंगे, आपको वहाँ पे क्रॉस चेक वो भी हो जाएगा कि इनके बारे में कोई भी चीज़ बात नहीं करती एंट्री नंबर 7, 8, 9। सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी एग्जाम्ड, हेंस ये टैक्सेबल होंगी। और क्योंकि रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन की एंट्रीज 5 and 5A वो भी इनके बारे में बात नहीं करती, रिवर्स चार्ज नहीं बनाती, हेंस हम बोलेंगे टैक्सेबल रहेंगी, फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगी। हेंस सप्लायर को टैक्स कलेक्ट करना होगा इन सर्विसेज पे और सरकार को देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सर्विस की। इनफैक्ट नेक्स्ट सर्विस पे नहीं जाते, एंट्री नंबर 6 में ही आगे बढ़ते हैं। इसको हमने चेक कर लिया है, क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट ये बच गया था एंट्री नंबर 6 के अंदर, एनी सर्विस अदर दैन द सर्विसेज कवर्ड अंडर एंट्रीज A to C अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की या फिर लोकल अथॉरिटी की। इन 3 के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, जो कि हमारे ऊपर वाले चार्ट में कहाँ पे कवर हो जाती है, अदर सर्विसेज में कवर हो जाती है, या फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी मैंने एक कैटेगरी लिख रखी है, वो भी एक सर्विस की तरह, वो भी क्या यहाँ पे कवर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिकॉज वो ABC में कवर नहीं होती। तो इन दोनों के अलावा जिनकी हमने डिस्कशन कर ली है चार्ट में, बाकी जो भी सर्विस है अगर वो प्रोवाइड करी गई है बिजनेस एंटिटी को, सिर्फ तब ही एंट्री नंबर 6 से वो एक्सक्लूड होगी और एंट्री नंबर 6 की एग्जेम्पशन का फ़ायदा नहीं ले पाएगी।
इम्प्लाइडली क्या मैं उल्टा ऐसा बोल सकता हूँ कि इन दोनों के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, दोनों क्या, तीनों के अलावा, इन दो और तीन के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, इम्प्लाइडली दिस सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी और सर्विस, ये सारी की सारी अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे दी गई तो एंट्री नंबर 6 में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्या ऐसा उल्टा बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है, और वही मैंने लिखा भी, अगर ये प्रोवाइड कर दी गई है नॉन बिजनेस एंटिटी को, एंट्री नंबर 6 में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी आपको लिखी मिली। तो चलिए ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, इसको भी मार्क कर लेते हैं। जो वेरीफाई करते जा रहे हैं उसको मार्क करते जा रहे हैं। एंड में आप चार्ट से लर्न करिएगा, ये तो बस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एंट्री वाइज मार्क करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए एंट्री नंबर 7, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी, वही 4 लोग, टू अ बिजनेस एंटिटी, जिस बिजनेस एंटिटी की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी निकल के आ जाए, अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट 2017। अब रजिस्ट्रेशन की डिटेल में कहाँ पे बात करी जाती है? चैप्टर 7 में, जहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हर स्टेट ने कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लिमिट बता रखी है कि इतने तक के आपने गुड्स पूरे साल में सप्लाई करें। आप छोटे बिजनेसमैन हैं, अभी रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है GST एक्ट के अंदर। ऐसे ही इतनी टर्नओवर की सर्विसेज सप्लाई करी हैं, अभी आप छोटे बिजनेसमैन हैं, रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है GST एक्ट के अंदर, इम्प्लाइडली कोई GST देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है CG, SG, UT या फिर लोकल अथॉरिटी ने, जो कि रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको एक्सीड अभी तक नहीं कर पाई है CGST एक्ट के तहत, तो वो जो एंटिटी को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी एंट्री नंबर 7 के अंदर, जिसमें हम किस चीज़ को आपका एक बेंचमार्क बना रहे हैं कि इसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे एंट्री नंबर 7 की एग्जेम्पशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। एग्रीगेट टर्नओवर को ये देख रहे हैं कि आपने वो थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव करी या फिर नहीं अचीव करी है, जिसके बेसिस पे आपको GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आपके लिए हो जाती है या फिर नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एंट्री, इस एंट्री के लिए इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग सर्विसेज आइटम्स A, B, C ऑफ द एंट्री 6 अबव, यानी कि ये 3 सर्विसेज जो थी ABC में जो कवर हो रही थी उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा कि रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी वो एग्रीगेट टर्नओवर इतनी तो नहीं अचीव कर गई थी ना कि उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई हो CGST एक्ट के तहत, यानी कि उसने इतनी सी ही एग्रीगेट टर्नओवर अचीव करी थी ना कि उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्टेड रही थी। यहाँ पे टैक्स की एग्जेम्पशन की बात नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन की बात हो रही है, जो कि कब तक आपको एग्जेम्पशन मिलती है, जब तक आप एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव नहीं करते इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो वैसे ही आप छोटी बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए जिसको अभी तक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं आई है, उनको अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं एंट्री नंबर 7 का फायदा मिल जाएगा, बट इन 3 टाइप की सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, इन 3 में एंट्री नंबर 7 का फायदा नहीं मिलता। एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि वैसे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर D में आ जाता है एनी अदर सर्विसेज में, बिकॉज इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बट हम इस पे भी ये वाला फ़ायदा नहीं देना चाह रहे। यानी कि अगर मेरे चार्ट की बात करी जाए तो मेरे पूरे चार्ट में देखिए सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसको मुझे साइड करना पड़ेगा, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, ये वाली सर्विसेज साइड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इसको भी साइड करना पड़ेगा। ये तो तीनों आइटम्स A, B एंड C ऑफ एंट्री नंबर 6 वहां पे कवर हो जाते हैं। एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे भी सरकार ने बोल दिया एंट्री नंबर 7 का बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला। तो इस पूरे चार्ट में आपको कहीं भी एंट्री नंबर 7 देखने को नहीं मिलेगा, बट एक जगह देखने को मिलेगा, कहाँ पे, ऑल अदर सर्विसेज में। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं किसी भी ऐसे इंसान को, ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर है लेस देन और इक्वल टू द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि उतने अमाउंट से कम निकल के आ गई है आपकी टर्नओवर, या फिर इक्वल टू निकल के आ गई है जितने अमाउंट तक हम आपको रजिस्टर होने के लिए बोलते नहीं हैं, आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो उस केस में आपकी सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 7, अदरवाइज दे विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। तो इस चीज़ को मार्क कर लेते हैं, ये भी हमने क्रॉस वेरीफाई कर ली है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 8 पे आते हैं। इनको मार्क कर लीजिएगा, एंट्री नंबर 6 एंड 7 दोनों को मार्क कर लीजिएगा, डू फ्रॉम समरी चार्ट। यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से पढ़ के सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होने वाला। एंट्री नंबर 8 और 9 इनमें भी सेम चीज़ मार्क कर लीजिएगा, डू फ्रॉम समरी चार्ट। समरी चार्ट में बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट मेमोरी आपकी बन जाएगी इस पूरे की पूरे प्रोविजन की, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा जो कि आपको नया देखने को मिले, जो कि हमारे समरी चार्ट में नहीं लिखा होगा। क्लास में आपने खुद ने बनाया है तो आप अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे इस प्रोविजन को लर्न करने में, और 2-3 बार खुद से हाथ से बना लेंगे, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द CG, SG, UT या फिर LA टू अनदर CG, SG, UT या फिर LA। देने वाला भी सेम इंसान, लेने वाला भी सेम इंसान हो सकता है, देने वाला CG था, लेने वाला UT था, देने वाला UT था, लेने वाला लोकल अथॉरिटी था, मतलब इनके बीच में ही एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया। तो
तो उस केस में सीधा सीधा बोल दिया जाएगा आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी एंट्री नंबर 8 में। बट अगेन आइटम ए बी सी पे एंट्री नंबर 8 नहीं लगता है। आइटम ए बी सी किसका? एंट्री नंबर 6 का। यानी कि इन 3 सर्विसेज पे एंट्री नंबर 8 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे लेने वाला सी जी एस जी यू टी एल ए ही क्यों ना हो, उन सर्विसेज पे एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन क्या एनी अदर सर्विस इंक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन पे एंट्री नंबर 8 का फायदा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो वही देखने वाले हैं हम चार्ट से। देखिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी एंट्री 8 का फायदा लूंगा, ऑल अदर सर्विसेज यहाँ पे भी लूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फायदा लिया वेयर द बिजनेस एंटिटी जिसने सर्विसेज रिसीव करी है वो अनदर सी जी एस डी यू टी एल ए निकल के आ जाए तो सर्विसेज विल बी एग्जाम्ड अंडर एंट्री नंबर 8। क्रॉस वेरीफाई हम कर लेते हैं इसको मार्क करके। एंड सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जो बिजनेस एंटिटी को ये सर्विसेज रिसीव हुई थी अगर ये सी जी एस डी यू टी एल ए निकल के आ जाती है तो एंट्री नंबर 8 में एग्जाम्ड हो जाती है। आपके दिमाग में आएगा सर बिजनेस एंटिटी कैसे लिख दिया? व्हाट इफ नॉन बिजनेस एंटिटी है सी जी एस डी यू टी एल ए? अरे अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, एंट्री नंबर 6 में एग्जाम्पशन मिल जाती है। भूलिए मत, इतनी जल्दी मत भूलिए चीज़ें। आप कहोगे भूलने के लिए एक्यूज भी खुद ही कर देते हो, डांट भी खुद ही देते हो। हम नहीं भूले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 9 की तरफ। लास्ट हमारी एंट्री है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी, जहां पे कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपये। किसी भी सर्विस की, स्पेसिफिक सर्विस की बात नहीं करी जा रही, कोई भी सर्विसेज जो भी इन चारों लोगों ने दी है और कंसिडरेशन जो चार्ज करी है उस सर्विस के बदले में वो 5,000 रुपये तक की निकल के आ रही है, 5,000 रुपीज़ और लोअर। तो उस केस में एंट्री नंबर 9 का आपको बेनिफिट मिल जाता है, सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्टेड। बट अगेन आइटम ए बी सी ऑफ एंट्री नंबर 6, इस पे ये वाली एंट्री का फायदा नहीं मिलता है, यानी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड बाकी सारी सर्विसेज सब पे ये वाला फायदा आपको मिल जाएगा। फर्दर, अच्छा फर्दर वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, या चलिए अभी पढ़ लेते हैं, उसको भी ऊपर मार्क कर लेंगे। फर्दर, इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इंपॉर्टेंट वर्ड कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ है, this service is provided by central government, state government, union territory of a local authority. The exemption shall apply only where the consideration charged for such service does not exceed 5,000 rupees in a financial year. एक ही वर्ड मार्क करिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब मान लीजिए आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए मंथली बेसिस पे रिकरिंग आप कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करते रहते हैं, तो उस केस में हम देखेंगे पूरे साल में आपने कितना पैसा चार्ज करा। पूरे साल में आपने जो भी इस कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए पैसा चार्ज करा होगा वो अगर लेस देन या फिर इक्वल टू 5,000 रुपीज़ निकल के आ जाता है तो ही हम एंट्री नंबर 9 का बेनिफिट देंगे, अदरवाइज नहीं देने वाले। तो एक तो 5,000 वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री 6 के ए बी सी वाले आइटम्स पे ये एंट्री नंबर 9 का बेनिफिट नहीं मिलता है। विच इज़ वाई मैंने पूरे चार्ट में इन 3 सर्विसेज पे आइटम ए बी एंड सी ऑफ एंट्री नंबर 6, इस पे कहीं एंट्री नंबर 9 को नहीं लिखा है। ये चार्ट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे, बट इन दोनों में क्या एंट्री नंबर 9 का रेफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। और कौन से केस में? जब आपने जो कंसिडरेशन चार्ज करी है वो 5,000 से कम या फिर उतने की निकल के आए। तो देखिए उस चीज़ को मार्क कर लेते हैं। कंसिडरेशन जितनी भी आपने चार्ज करी है अगर ये 5,000 या फिर उससे कम निकल के आ जाती है तो एग्जेम्पशन मिल जाती है एंट्री नंबर 9 की। क्या बात है, मार्क कर लेते हैं इस चीज़ को। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी एनी अदर सर्विसेज के केस में, इसको भी मैंने मार्क कर लिया है। बस देख रहे हैं धीरे धीरे आपका चार्ट कंप्लीट होता जा रहा है। इसके साथ हमारी एंट्री नंबर 9 टोटली कंप्लीट हो जाती है। और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो वाला पॉइंट भी मार्क कर रखा है क्या मैंने यहाँ पे चार्ट में? बिल्कुल, देखिए दोनों ही केसेस में जहां 5-5 हज़ार की बात करी जा रही थी मैंने लिखा अगर एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है देन द कंसिडरेशन शुड नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक पूरे के पूरे साल में 5,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ही आपको एग्जेम्पशन का फायदा मिलेगा एंट्री नंबर 9 का। वो भी चीज़ मैंने दोनों में ही मार्क कर दी है। चलिए अभी हमारी चारों एंट्रीज तो कवर हो गई है, एंट्री नंबर 6, 7, 8, 9। बस 2 एंट्रीज हमारी रहती हैं। कौन सी? एंट्री नंबर 5 एंड 5A ऑफ द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, जिसके लिए हम जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक इस चैप्टर के पेज नंबर 16 पे 3.16 खोल लीजिएगा। एंट्री नंबर 5 देखिए, रिवर्स चार्ज कब आता है? जब सर्विसेज सप्लाई करी हो CG, SG, UT या फिर LA ने टू अ बिजनेस एंटिटी। टू अ बिजनेस एंटिटी क्यों? नॉन बिजनेस एंटिटी को दे दोगे तो उस केस में तो एग्जेम्प्ट ही हो जाती हैं आपकी सर्विसेज। बिजनेस एंटिटी को दी हो एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोई भी सर्विस हो, या फिर सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर एजेंसी सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करी गई है टू अ पर्सन अदर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। इनके अलावा बाकी लोगों को क्यों कवर करा गया? इनके अलावा बाकी लोगों को इसलिए कवर करा गया क्योंकि अगर इनको सर्विसेज आप प्रोवाइड कर देते हैं वो तो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने बेसिकली बोला क्या, हम सारे केसेस में आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है उन पर रिवर्स चार्ज लगा देंगे, बट आपने जो भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी हैं अगर वो इनमें से कोई भी निकल के आ गई तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आने वाला बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 5।
सबसे पहले एक्सक्लूड कर दिया हमने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस को। क्यों? इसके लिए डिफरेंट एंट्री है विच इज एंट्री नंबर 5A, बाद में देख लेंगे। ऐसे ही हमने बोला सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट की ये 4 सर्विसेज में से कोई भी सर्विसेज जो भी CG, SG, UT, LA इनके अलावा किसी भी इंसान को दी गई है, उन पे हम रिवर्स चार्ज नहीं लगाने वाले। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अगर ये टैक्सेबल होंगी तो इन पे फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। और मुझे सोच के बताइए, ये टैक्सेबल होती हैं या फिर हमने चार्ट में एग्जाम्प्ट ऑलरेडी मार्क कर ली हैं? ये टैक्सेबल होती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अब हम मार्क कर पाएंगे कि ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होती हैं। तो देखिए, यही चीज़ हमने मार्क कर भी रखी है। जो भी ये 4 सर्विसेज होती हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की, जो भी CG, SG, UT या फिर LA ने प्रोवाइड कर रखी होती हैं, दीज सर्विसेज जब भी प्रोवाइड करी जाती हैं ये एग्जेम्प्ट हो जाती है एंट्री 6 से, अगर प्रोवाइड करी हो इनको। लेकिन अगर इनके अलावा किसी भी इंसान को आपने प्रोवाइड करी होती हैं तो उस केस में एग्जेम्प्ट तो नहीं होती हैं। और क्योंकि रिवर्स चार्ज में भी एक्सक्लूड कर दी गई है एंट्री नंबर 5 से, दे आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि सप्लायर ही टैक्स कलेक्ट करेगा और वो सरकार को दे देगा सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करके। तो ये तो हमारा वेरीफाई हो चुका है फाइनली। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, आपको बताया गया सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और इन एयरपोर्ट, एंड लास्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। इनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अगर टैक्स लगेगा तो कौन सा वाला लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज वाला। दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, दोनों ही वो वाली सर्विसेज दे आर नॉट एग्जेम्प्ट और उसके साथ साथ टैक्सेबल होती हैं फॉरवर्ड चार्ज में। तो सीधा सा एनालिसिस इनके रिस्पेक्ट में निकल के आता है। यहाँ पे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। तो दोनों की दोनों सर्विसेज सीधा क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज के अंडर। तो ये भी हमने दोबारा वेरीफाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है एंट्री नंबर 5A, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको ऊपर से बाहर निकाल दिया गया था किसके लिए? नीचे कवर करने के लिए। और नीचे क्यों कवर करा जा रहा है? मैंने आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताया था। जब आप ऊपर कवर करते हैं रिवर्स चार्ज में किसी भी चीज़ को, कोई भी सर्विस को, तो वो तब रिवर्स चार्ज लगता है जब रिसिपिएंट आपका क्या हो? बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। फोकस किस चीज़ पे है? आप इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए। रजिस्टर्ड हो GST एक्ट में, नहीं रजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टर्नओवर कितनी है कितनी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में लोकेटेड हैं, ये हमारा फोकस पॉइंट है। अगर इंडिया में लोकेटेड है, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है, एक्सक्लूजन में फॉल नहीं कर रही है सर्विस, सीधा सीधा वो सर्विस रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगी आपके हाथ में। और ये चीज़ मैं आपको मार्क करवा भी देता हूँ। देखिए, एंट्री नंबर 5 आपकी कहाँ पे लग रही है जिसकी वजह से रिवर्स चार्ज आ रहा है? यहाँ पे लग रही है इस वाले केस में। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे तो नहीं लग रही, ये तो हमने सीधा सीधा पढ़ लिया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिवर्स चार्ज कहाँ पे बनता है? एंट्री 5A के अंदर। हम एंट्री 5 देख रहे हैं जो कि इस केस में लग जाती है ऑल अदर सर्विसेज पे। तो बाकी जितनी भी आपकी ये सर्विसेज निकल के आती हैं ऑल अदर सर्विसेज, इनमें अगर टैक्स लग जाता है तो आपको बताया गया अगर रिसिपिएंट एंटिटी यानी कि रिसिपिएंट वो लोकेटेड हो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, देन टैक्स पेबल होगा रिवर्स चार्ज के तहत। और अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं होगी रिसिपिएंट एंटिटी, तो फिर टैक्स कैसे पेबल होगा? जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड चार्ज में। तो ये तो हमारा प्रोविजन निकल के आ गया किसकी वजह से? एंट्री नंबर 5A की वजह से। मार्क कर लीजिए करना है तो। और इनफैक्ट 5A नहीं, एंट्री नंबर 5 की वजह से। 5A तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उस केस में आएगा। बिकॉज ऑफ एंट्री 5, एंट्री नंबर 5 ऑफ रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन। चलिए वापस आते हैं। अब एंट्री नंबर 5A देख लेते हैं। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको कवर कर लिया गया। डिफरेंस क्या है ऊपर वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में? यहाँ पे रिसिपिएंट डिफरेंट है। रिसिपिएंट होना चाहिए कोई भी इंसान जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर CGST एक्ट। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ये होना काफ़ी नहीं कि आप इंडिया में हो, इंडिया में लोकेटेड हो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। उसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, जो कि कब होते हैं? जब आप एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव कर जाते हैं। तो ये क्या ज़्यादा रिजिड रिक्वायरमेंट है या फिर ऊपर वाली ज़्यादा रिजिड है? ये वाली ज़्यादा रिजिड है। दिस इज़ मच मोर नैरोवर दैन द डेफिनेशन जो भी ऊपर थी किसी भी रिसिपिएंट की। ऊपर काफ़ी सारे लोग कवर हो सकते थे, यहाँ पे कम नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू गेट कवर्ड। तो इस केस में कम रिवर्स चार्ज आएगा, ऊपर वाले केस में ज़्यादा रिवर्स चार्ज आएगा, और यही सरकार चाहती भी थी। तो चलिए एंट्री नंबर 5A इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये कौन से केस में आता है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में आता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें देखिए जब भी टैक्स लग जाता है, यानी कि जब भी कंसिडरेशन आपकी 5,000 से ज़्यादा की निकल के आ जाती है, एंट्री नंबर 9 का बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो आपकी सर्विसेज विल नॉट बी एग्जाम्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी टर्नओवर है। और अगर रिसिपिएंट एंटिटी जो है वो अगर रजिस्टर्ड निकल के आ जाती है, तो उस केस में टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। किसकी वजह से? बिकॉज
ऑफ एंट्री 5A ऑफ रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, पूरा लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर्ड होना, दैट इज़ व्हाट द प्राइम रिक्वायरमेंट इज़। तो चलिए मार्क कर लेते हैं, ये भी चीज़ हमारी हो गई है, ये भी चीज़ हमारी हो गई है। अब देख लेते हैं कुछ भी पूरे चार्ट में रह गया है क्या जो कि हमने मार्क ऑलरेडी नहीं कर रखा हो। यहाँ पे ये मार्क कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। सिमिलरली आगे ये और ये एंड ये भी मार्क्ड है। यहाँ पे ये मार्क्ड है, यहाँ पे ये मार्क्ड है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये मार्क्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो हम अचीव करना चाह रहे थे, चारों एंट्रीज एग्जेम्पशन की विच इज़ एंट्रीज 6, 7, 8, 9 एंड रिवर्स चार्ज की 2 एंट्रीज 5 एंड 5A, सबको समराइज कर लिया गया है इस एक चार्ट से, जिसको मैं छोटा चार्ट तो कहीं से नहीं बोलूँगा, बट अगर आप समझेंगे कि कितनी सारी चीज़ें आपकी समराइज हो जाती हैं इस चार्ट से, तो आपको ये चार्ट बहुत छोटा लगने वाला है। बिकॉज विदाउट दिस चार्ट ये सारी की सारी एंट्रीज अपने दिमाग में बिठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ आ जाती हैं लेकिन लर्न नहीं हो पाती किसी भी तरीके से। बट अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में पूरा चार्ट बना लेते हैं, जस्ट लाइक वी हैव डन इट फॉर अदर थिंग्स, और जो कि हम करने भी वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में भी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। और यहाँ पे चार्ट आपका मैंने स्पेसिफिकली क्यों बनवाया, बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो चलिए अब सारी चीज़ें मार्क कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला ये वाला पार्ट था जहाँ पे हमने लिखा समरी ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर एंट्रीज 5, 5A एंड एग्जेम्पशन अंडर एंट्रीज 6, 7, 8, 9। उसके बाद नीचे लिखा सर्विसेज बाय CG, SG, UT या फिर LA। उसके बाद हमने 4 सर्विसेज में डिवाइड करी पूरे के पूरे चार्ट को। कोशिश करके एक पेज पे बना लीजिएगा, एक पेज पे अगर नहीं बना पाते हैं तो 2 पेजेस में डिवाइड कर लीजिएगा। पहली 2 सर्विसेज एक पेज पे दिखा दीजिएगा, अगली 2 सर्विसेज दूसरे पेज पे दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा दूसरे पेज पे कि ये पहले चार्ट की कॉन्टिन्यूएशन है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें आपको ये सारी एंट्रीज नोट करनी है, कर लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इनके रिस्पेक्ट में ये सब नोट कर लीजिएगा। ये टिक टिक मारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए कि हमने सारी चीज़ें सही मार्क करी हैं उसके लिए मार्क करा था। आपको टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नोट करिएगा। उसके बाद आइएगा इस वाली सर्विस पे विच इज़ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, ये एक के बाद एक क्वेश्चन चलता जा रहा है, यानी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई है। पहले देखिए नॉन बिजनेस एंटिटी को दी गई थी या फिर बिजनेस एंटिटी को। अगर नॉन बिजनेस को तो एग्जेम्प्ट है, अगर बिजनेस को दी गई थी तो अभी टैक्सेबल हो सकती है, होगी क्या हमें नहीं पता। अभी और क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे। पूछो जिस बिजनेस एंटिटी को आपने सर्विस दी थी क्या वो CG, SG, UT, LA तो नहीं निकल के आ गई है। अगर निकल के आ गई है तो एंट्री 8 में एग्जेम्प्ट, और अगर नहीं निकल के आई है तो उस केस में अगेन मैं आंसर नहीं दे सकता, और चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। क्या कंसिडरेशन लेस देन इक्वल टू 5000 है, अगर हाँ तो एंट्री नंबर 9, और अगर नहीं निकल के आई है लेस देन इक्वल टू 5000 तो उस केस में आपकी ये टैक्सेबल बन जाएगी। अब मैं फाइनली बोल सकता हूँ इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद कि ये टैक्सेबल बन जाएगी। लेकिन टैक्सेबल कैसे बनेगी, ये रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स होगी रिवर्स चार्ज में या फिर सप्लायर के हाथ में टैक्स होगी फॉरवर्ड चार्ज में, उसके लिए मेरा फाइनल क्वेश्चन ये होने वाला है। तो आप देख रहे हैं एक ही चीज़ को आंसर करने के लिए कि टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अपने आप से, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज का वेब मिला के आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर सर्विस टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। और जब तक चार्ट फॉर्म में इसको आप अपने दिमाग में पिक्चर मेमोरी की तरह नहीं डालेंगे, पेपर में कन्फ्यूज ही होते जाएंगे कि कब कौन सी एंट्री लग रही थी कौन सी नहीं लग रही थी। ऑल अदर सर्विसेज, इसका भी चार्ट बना लीजिएगा। इस चार्ट में और पिछले चार्ट में बस एक छोटा सा डिफरेंस है ये वाले पॉइंट का, विच इज़ एंट्री नंबर 7। यहाँ पे एंट्री नंबर 7 का बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पे कोई एंट्री 7 का बेनिफिट नहीं है। अदर देन दिस बाकी ये पूरा का पूरा चार्ट सेम है विद रिस्पेक्ट टू एग्जेम्पशंस। रिवर्स चार्ज में दोनों ही चार्ट्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया था, खुद भी एक बार गेस कर लीजिएगा चार्ट को देख के, कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। अभी आप इस चार्ट की नोटिंग कर रहे थे, वो नोटिंग कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये वाला पॉइंट भी एक बार ऐसे मार्क कर लीजिएगा। 5000 यहाँ से मैं लेके आ गया यहाँ पे, और 5000 इसको भी मार्क कर दिया। इसमें आप ये मार्क कर लीजिए, इस चीज़ को लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी सर्विसेज को देखते हैं जो कि सरकार ही प्रोवाइड करती है और उन पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। बट ये वाली जो सर्विसेज है ना जो कि एग्जाम करी गई है एंट्री 4 में, 5 में या फिर बाकी एंट्रीज के अंदर, जैसे कि एंट्री नंबर 9C, 9D वगैरह वगैरह, इनके अंदर इनमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले, बिकॉज इनमें ओवरलैपिंग वाली चीज़ नहीं निकल के आएगी। जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाई थी ना, एक ही सर्विस है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके रिस्पेक्ट में देखिए कितनी सारी एग्जेम्पशंस हैं, एंट्री नंबर 6, 8, 9। और ऐसे ही अगर आप बाकी सर्विसेज की बात करते हैं सरकार की, तो एंट्री नंबर 6, 8, 9, 7 चारों एंट्रीज इसकी बात करती हैं
कितनी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कब कौन सी एग्जामेशन मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ जब मुझे इंटरप्ले करना पड़ेगा इस चीज़ को विद द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, दिमाग घूम जाता है प्रैक्टिकली पेपर में, वो ना घूमे उसके लिए ही हमने यहाँ पे समरी चार्ट बनाया। लेकिन बाकी एंट्रीज़ को एक ही चार्ट में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज़ हैं। अगर आप पढ़ भी लेते हैं और पेपर में दिख जाती है, आप मार्क कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, कोई ना कोई एंट्री ज़रूर थी, मुझे एंट्री नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ एग्जामिशन नोटिफिकेशन में थी या नहीं थी। अगर थी तो एग्जाम बोल दो, नहीं तो टैक्सेबल बोल दो अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एनालिसिस आपके लिए सिंपल बन जाता है इस चीज़ की वजह से। और कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज भी लग जाएगा, किसकी वजह से? एंट्री नंबर 5 की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द रिमेनिंग सर्विसेज जो भी आपकी आ जाती हैं इस ही कैटेगरी के अंदर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।